नमस्कार दोस्तों, मैं टिकमचंद चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं। ठीक है, आपके अपने YouTube चैनल पीटी हिस्ट्री वाला पर। देखिए, अपन पढ़ रहे थे राजस्थान में गुर्जर प्रतिहार वंश, और गुर्जर प्रतिहार वंश में अपन ने अध्ययन किया था महेंद्रपाल प्रथम के बारे में। फिर अपन ने महेंद्रपाल प्रथम के बारे में पढ़ने के बाद अपन ने एक बात कही थी कि अपन महेंद्रपाल प्रथम के दरबार में रहने वाले एक महान संस्कृत के नाटककार और कवि राजशेखर के बारे में अपन अलग से क्लास में चर्चा करने वाले हैं। तो आज अपन उसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं, और अपना आज टॉपिक है संस्कृत का महान कवि और विद्वान राजशेखर, जो एक प्रसिद्ध नाटककार भी रहा है। उसने बहुत सारी रचनाएं लिखी है, उनके बारे में अपन एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो अपन बात करने वाले किसके बारे में? राजशेखर के बारे में। राजशेखर कौन है? राजशेखर संस्कृत भाषा का महान कवि व नाटककार है। ठीक है, कई बार क्वेश्चन किया गया है कि महेंद्रपाल के दरबार में रहने वाला राजशेखर है तो संस्कृत भाषा का महान कवि और नाटककार है। भले ही उसने एक रचना प्राकृत भाषा में लिखी हो, और ये वो उस रचना में ये भी बताता है कि जो संस्कृत भाषा है वो प्राकृत भाषा से कठिन है। प्राकृत भाषा एक कोमल भाषा है, लेकिन फिर भी उसने अपनी जो अधिकांश रचनाएं की है वो कौन सी भाषा में की है बेटा जी? वो संस्कृत भाषा में लिखी है। ठीक बात है। राजशेखर महेंद्रपाल और उसके पुत्र महिपाल प्रथम का दरबारी कवि और विद्वान था। इसकी जानकारी इसी के ग्रंथ कपूर मंजरी से मिलती है। तो राजशेखर कपूर मंजरी, कपूर मंजरी नामक ग्रंथ से पता चलता है कि राजशेखर महेंद्रपाल प्रथम का राजगुरु था। राजगुरु था। ठीक बात है। महेंद्रपाल प्रथम, इसके बाद में इसका पुत्र महिपाल प्रथम बना, तो उसके भी दरबार में था। ध्यान रखना, ये दरबारी कवि होने के साथ साथ राजगुरु भी था। इतना भी ध्यान रखना ना, महेंद्रपाल प्रथम का और क्या था? दरबारी कवि। दरबारी कवि होने के साथ साथ ये क्या था? महेंद्रपाल प्रथम का गुरु भी था। ठीक बात है। तो राजगुरु ऐसे मान के चलो भाई, एक गुरु था तो राजा गुरु होने का राजगुरु कह दिया इसको। ठीक है, तो महेंद्रपाल प्रथम का दरबारी कवि और राजगुरु था। अब देखिए, ये जानकारी किससे मिलती है? कपूर मंजरी। इस कपूर मंजरी में दिया हुआ है कि राजशेखर महेंद्रपाल प्रथम का क्या था? गुरु था। उसका क्या था? दरबारी कवि। ध्यान रखना, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई किस किस प्रतिहार शासक के दरबार में रहा है, तो ध्यान रखना राजशेखर महेंद्रपाल प्रथम व महिपाल प्रथम के राज दरबार में निवास करता था। तो ध्यान रखना, कई बार क्या होता है कि आप महेंद्रपाल प्रथम का ऑप्शन न देकर महिपाल प्रथम का दे देता है। तो ध्यान रखना किसका लगाना है, फिर ये नहीं दे तो इसका लगाना है, ये अगर ये नहीं दी तो ये लगाना है। ठीक है, दोनों का नाम ध्यान रखना। तो महेंद्रपाल प्रथम और इसी महेंद्रपाल प्रथम का पुत्र महिपाल प्रथम, इन दोनों के दरबार में निवास करता था। अक्सर ये क्वेश्चन आया है कि राजशेखर, प्रसिद्ध संस्कृत के कवि और नाटककार राजशेखर किस प्रतिहार शासक के राज दरबार में निवास करते थे? यार इसमें दो बाजी क्वेश्चन आ चुका है बेटा जी। तो या तो ऑप्शन में देगा महेंद्रपाल प्रथम, तो महेंद्रपाल प्रथम नहीं दे तो महिपाल प्रथम ऑप्शन में देगा, तो महिपाल प्रथम। दोनों कभी साथ में कभी नहीं देगा। हाँ, अगर पूछ सकता है दोनों साथ में देगा तो वो कूट देगा,
भाई ये साथ में रहते थे, ए और बी साथ में रहते थे, बी या सी या डी, ऐसे इन दोनों के दरबार में था। ठीक है, तो ये इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। अब देखो राज सेकंड ने बहुत सारी रचनाएं की थी, उनमें सबसे पहले मैं एक रचना की बात करता हूं, उसका नाम है बाल रामायण। बाल रामायण क्या है, एक तो ध्यान रखना, ये 10 अंकों का नाटक है। कितने अंकों का नाटक है, 10 अंकों का नाटक है। और भाषा क्या है इसकी, संस्कृत भाषा है। कौन सी भाषा में लिखा गया है, संस्कृत भाषा। इसमें लिखा क्या गया है, इसमें रामायण में सीता स्वयंवर से लेकर राम के वापिस अयोध्या लौटने तक की कहानी या स्टोरी दी गई है। ठीक बात है, क्या दिया गया है इसमें, इसमें सीता स्वयंवर से लेकर, इसमें सीता स्वयंवर से लेकर राम के, भगवान श्री राम की भगवान श्री राम के अयोध्या लौटने तक का नाटकीय वर्णन किया गया है। ठीक बात है, क्या किया गया है, बाल रामायण नामक रचना है, जो कौन से 10 अंकों का नाटक है, पहले तो ये ध्यान रखना है। फिर कौन सी भाषा में लिखा गया है, संस्कृत भाषा में लिखा गया है। और इसमें है क्या, सो सीता स्वयंवर से लेकर भगवान श्री राम के अयोध्या लौटने तक का वर्णन बड़े नाटकीय रूप में किया गया है, जैसे कोई एक नाटक हो। ठीक बात है, तो ये रचना ध्यान रखना है आपको, एक तो बाल रामायण और एक बाल भारत। बाल भारत जिसको प्रचंड पांडव भी कहा जाता है, इस रचना का दूसरा नाम क्या है, प्रचंड पांडव। बाल भारत या प्रचंड पांडव, इसमें क्या है, यह भी संस्कृत भाषा में लिखा गया है। कौन सी भाषा में, संस्कृत भाषा में लिखा गया है। ठीक बात है, इसके अलावा इसमें द्रौपदी का विवाह बताया गया है। इसके अलावा बताया गया है पांडवों और कौरवों के साथ द्रुत क्रीड़ा, द्रौपदी का वस्त्रहरण, द्रौपदी का वस्त्रहरण और आदि घटना को नाटकीय रूप में बताया गया है। ठीक है, द्रौपदी का विवाह बोल दो या द्रौपदी का स्वयंवर बोल दो, फिर द्रुत क्रीड़ा हुई पांडवों और कौरवों के बीच में, फिर द्रौपदी का वस्त्रहरण हुआ। इन चीजों का बड़े नाटकीय रूप में वर्णन किया गया है, किसमें, बाल भारत नामक ग्रंथ में। ठीक है, ये दोनों ही ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं, संस्कृत भाषा में। जैसे बाल रामायण, तो उसमें रामायण के दृश्य को बड़े नाटकीय रूप में दिखाया गया है, और बाल भारत में इसको जैसे द्रौपदी का हरण स्वयंवर हुआ, फिर द्रौपदी का उसके ऊपर धृत क्रीड़ा खेली गई, फिर द्रौपदी का वस्त्र हरण हुआ, चीर हरण हुआ, उसके बारे में क्या दिया गया है, बड़े नाटकीय रूप में वर्णन किया गया है। यानी ये दोनों रचनाएं रामायण और महाभारत पर टिकी हुई है। ठीक है, और इनको नाटक के रूप में दर्शाया गया है, और कौन सी भाषा में, वो भी संस्कृत भाषा में। अब आपने इन चीजों में देखा होगा, बाल रामायण यानी रामायण का दृश्यांकन दिया गया है, जिसमें सीता को रावण उठा के लेके चला जाता है। ठीक बात है, ये घटना, ये भी एक स्त्री के हरण से संबंधित है, और ये घटना भी क्या है, स्त्री से जुड़ी हुई है। लेकिन आपने एक नोट किया होगा, उस समय जैसे सीता जी का हरण करके लेके गए रावण, तो रावण ने सीता जी को हरण करने के बाद में किसी प्रकार का
नुकसान नहीं पहुंचाया। उस समय का रावण भी इतना क्या था, कह सकते हैं कि अपन कि भाई इतना क्रूर नहीं था कि उसने सीता को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाया। ठीक है, इधर इधर जैसे महाभारत में क्या किया गया, द्रुत क्रीड़ा खेली गई, उसके बाद में इसका द्रौपदी का चीरहरण किया गया। अब आपने देखा होगा इतनी सी घटना के ऊपर, घटना तो बड़ी है, इतनी सी तो नहीं कह सकते अपन, इतनी सी घटना के ऊपर भगवान श्री राम ने सेना ले जाकर पूरी रावण की लंका को क्या कर दिया, तहस नहस कर दिया। यानी महिला के ऊपर कोई भी आंच आती थी उस समय तो सीधे लंका जला दी जाती थी। महाभारत काल में क्या हुआ, अगर महिला का चीरहरण किया गया, महिला की इज्जत पर लाछन लगाया गया, तो क्या कर दिया गया, कौरवों सहित एक विशाल सेना को क्या कर दिया गया, समूल नाश कर दिया गया। लेकिन वर्तमान में आप देखिए दोस्तों, वर्तमान में अगर देश की परिस्थिति को देखा जाए तो वर्तमान की सोसाइटी में ऐसी घटनाएं घटित हो रही है जो आपकी देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। वर्तमान का मनुष्य उस रावण से भी क्रूर है जो उस समय रामायण काल में हुआ करता था। रावण मनुष्य के रूप में इतना भयंकर क्रूर मानव है मनुष्यों के अंदर जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अभी हाल ही महाराष्ट्र की एक घटना है, कलकत्ता की घटना है, आपके बदलापुर की घटना है। इन घटनाओं को देखकर रूह कांप जाती है कि लोग ऐसा कर कैसे सकते हैं, उनके मन में या उनके अंदर ऐसी भावनाएं कहां से पैदा हो जाती है। भारत देश जैसे इस डेमोक्रेटिक इस देश में अगर सख्त कानून नहीं होंगे तो ध्यान रखना आने वाली पीढ़ियां इस दर्द को नहीं झेल पाएगी। हो सकता है कि अगर अपन ने इस समय कानून नहीं बनाए तो नहीं होगा, अपन को आवाज उठानी पड़ेगी। लेकिन विचित्र बात देखिए आपने क्या होगा, कलकत्ता के केस में 21 वकील उसके पक्ष में खड़े हुए हैं जिनमें से 11 महिलाएं हैं। बड़ी विचित्र बात है जो कि एक अपराधी को बचाने में लगी हुई है। जैसे मैंने कुछ देशों के बारे में पढ़ा है कि जैसे कतर हो गया, ईरान हो गया, इराक हो गया, इन देशों में बलात्कार जैसे रेपिस्ट लोगों को क्या किया जाता था, सीधा ही पत्थरों से मारकर और उनके गुप्तांगों को काट दिया जाता था और उनको मौत की सजा दे दी जाती। पोलैंड जैसे देश में तो एक विचित्र काम होता है, वहां पर रेपिस्ट को क्या किया जाता है, वहां पर सूरों द्वारा कटाया जाता है और सूरों को काटने के बाद में उसकी मौत की सजा दी जाती है। सऊदी अरब में भी कुछ इसी प्रकार का कानून है, उसके गुप्तांगों को काटकर, हाथ पैरों को काटकर क्या कर दिया जाता है, फांसी की सजा दे दी जाती है। इसी प्रकार के कठोर कानून अपन को बनाने पड़ेंगे, तब जाकर लोगों के दिमाग में ये चीज बैठी रहेगी कि हाँ अगर अपन ने ऐसा किया तो अपने साथ ऐसा होने। और अगर अपना कानून अभी का बना रहा तो इस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। सोसाइटी लड़कियों को ही सीधा टारगेट करेगी, कहेगी आपको वहां क्यों जाना था, आपने वहां क्यों गए, आपने ऐसे कपड़े क्यों पहने, क्यों भाई आप पहनते हो तो वो नहीं पहन सकती। तो बेटा जी ये चीजें अपन को सुधारनी पड़ेगी। और देखो हर टीचर्स को ये करना होगा कि लोगों बच्चों में, और चाहे वो लड़का हो लड़की हो, इन चीजों के प्रति क्या अवेयरनेस अपन को पैदा करनी होगी ताकि बच्चे समझ सके इन चीजों को। करेक्टर मेकिंग करना होगा अपन को बच्चों में, तभी जाकर ये समाज सुधरेगा, वरना ये समाज नहीं सुधरने वाला है। ठीक बात है। तो ये घटनाएं उसी चीज की, और ये अगर अपन को इनसे सीखनी चाहिए कि रामायण में क्या हुआ, स्त्री के हरण के ऊपर रावण की पूरी लंका जला दी गई, रावण का विनाश कर दिया गया। इसी प्रकार इन्हीं लोगों का इसी प्रकार से विनाश तब तक नहीं करेंगे ना, तब तक ये चीजें सुधरने वाली नहीं है। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट लो ताकि आगे चलते हैं। तो ये तो थी आपके राजशेखर के बारे में थोड़ी बहुत मुख्य बातें, और उसकी दो प्रमुख नाटक, एक तो बाल रामायण और एक बाल भारत। दोनों घटनाएं अपने प्राचीन साहित्य से जुड़ी हुई है। बाल रामायण रामायण की घटना से जुड़ी हुई है, तो बाल भारत महाभारत से जुड़ी हुई घटना से जुड़ी हुई है, और दोनों संस्कृत भाषा में लिखी गई रचनाएं हैं। ठीक बात है। अब बात करते हैं राजशेखर की अगली रचना। ठीक है, इसका नाम है विदुषाल बंजिका। ठीक है, ये भी कौन सी भाषा में है, ये भी संस्कृत भाषा में है। ये भी कितने अंकों का नाटक है, ये 4 अंकों का नाटक है। कितने अंकों का नाटक है, 4 अंकों का नाटक है। और इसमें दे क्या रखा है, इसमें प्रेम कहानी दे रखी है। किसकी, विद्याधर मल
विद्यामल व मरगा कावली और कुवलया माला की प्रेम कहानी के बारे में दिया गया है। ठीक बात है। तो विदुषाल भंजी का जो आपका ग्रंथ है राजशेखर द्वारा रचा गया, वो कौन सी भाषा में है बेटा जी? पहली बात तो संस्कृत भाषा में है। 4 अंकों का नाटक है, ये भी एक नाटक है। इसमें क्या है? विद्याधर नामक एक राजकुमार, विद्याधर मल नामक राजकुमार और 2 राजकुमारियां मृगाकवली और कोल्यामाला। तो विद्याधर मल से दोनों के प्रेम की कहानी का वर्णन बड़े नाटकीय रूप में किया गया है। आपसे पूछ सकता है कि विदुषाल भंजिका के अंदर कौन कौन से कैरेक्टर हैं, तो इसके बारे में पूछ सकता है, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ध्यान रखना, इसमें मेल कैरेक्टर कौन है? विद्याधर मल। और फीमेल कैरेक्टर कौन कौन है? मृगाकावली और कुबलियामाला नामक 2 महिलाएं कैरेक्टर है। और इन्हीं की प्रेम कहानी का इसमें बड़ा नाटकीय ढंग से क्या किया गया है? वर्णन किया गया है। इसके बाद में अपन बात करेंगे एक और प्रसिद्ध रचना कर्पूर मंजरी। सबसे महत्वपूर्ण रचना है ये राजशेखर की। क्या नाम है? कर्पूर मंजरी। ठीक बात है। पहली बात तो ध्यान रखना, ये कौन सी भाषा में है? सॉरी, प्राकृत भाषा में। ये सबसे महत्वपूर्ण है, ये प्राकृत भाषा में रची गई है। ये भी एक क्या है? 4 अंकों का नाटक। ठीक है। ये राजशेखर ने जो कपूर मंजरी नामक एक काव्य लिखा, ये रचना लिखी है, नाटक लिखा, ये किसके कहने पर लिखा? तो ये अपनी पत्नी अवंती सुंदरी के आग्रह पर इसकी रचना की। ठीक है। किसके आग्रह पर रचना की? तो राजशेखर ने अपनी पत्नी अवंती सुंदरी के आग्रह पर इस बहुत ही अच्छे नाटक कपूर मंजरी की रचना की, जो कि कौन सी भाषा में? प्राकृत भाषा में। ध्यान रखना, अब यहां पर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि राजशेखर का एकमात्र कपूर मंजरी नामक ग्रंथ ही प्राकृत भाषा में है, बाकी और सभी ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं? संस्कृत भाषा में लिखे गए। ठीक है। प्राकृत भाषा में ये रचा होने के कारण इसे प्राकृत भाषा में रचित होने के कारण इसे क्या कहा गया है? राटक कहा गया है। यह ध्यान रखना आप। तो क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है आपसे कि राजशेखर की कौन सी रचना को प्राकृत भाषा में रचित होने के कारण राटक कहा गया है? तो ध्यान रखना, कपूर मंजरी। और कपूर मंजरी कौन सी भाषा है? प्राकृत भाषा में। 4 अंकों का नाटक है। अब ये किसके आग्रह पर किया? तो अपनी पत्नी अवंती सुंदरी के कहने पर, उनके आग्रह पर ही इसकी रचना की गई। प्राकृत भाषा में रचित होने के कारण इसको क्या कहा गया है? राटक कहा गया। देखो इसमें है क्या, इस रचना में है क्या? ठीक बात है। इसमें राजा चंद्रपाल व विदर्भ देश की राजकुमारी कपूर मंजरी का विवाह है। कपूर मंजरी की प्रेम
कहानी तथा इनका सिद्ध योगी भैरवानंद द्वारा विवाह संपन्न होने के बारे में लिखा है। ठीक है, इसमें क्या दे रखा है इस घटना में, इस कपूर मंजरी नामक नाटक में? तो इसमें राजा चंद्रपाल और विदर्भ देश की राजकुमारी की प्रेम कहानी दे रखी है। विदर्भ देश की राजकुमारी कौन? नाना कपूर मंजरी। इसी के नाम पर इसका नाम क्या रखा गया है? इस नाटक का कर्पूर मंजरी रखा गया है। इसमें क्या नाम है, मेल कैरेक्टर कौन है? राजा चंद्रपाल है। और फीमेल कैरेक्टर कौन है? तो कपूर मंजरी है। ध्यान रखना, इन्हीं में से यही क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि एक बार पहले भी आ चुका है भाई। क्या नाम है, बिसल देव रासों में प्रमुख पात्र कौन है? तो इसमें पूछा जा सकता है कपूर मंजरी का प्रमुख पात्र कौन है? तो राजा चंद्रपाल और महिला राजकुमारी कौन है? कपूर मंजरी। ठीक बात है। ये कहां की राजकुमारी बेटा जी? ये विदर्भ देश की राजकुमारी है। उनकी प्रेम कहानी तथा इनका विवाह किस योगी के आशीर्वाद से संपन्न होने का वर्णन है? तो सिद्ध योगी भैरवानंद के आशीर्वाद से इनके विवाह संपन्न होने के बारे में लिखा गया है। इसमें और भी कुछ दे रखा है, जैसे राजशेखर ने कहा है कि प्राकृत भाषा बड़ी कोमल भाषा है, संस्कृत भाषा बड़ी क्लिष्ट भाषा है, यानी कठोर भाषा है। ठीक है, उसने ये भी कहा है कि प्राकृत भाषा ही अन्य संस्कृत भाषा क्या है? जननी है। और इसके अलावा और भाषाओं का भी इसमें जिक्र किया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार की बहुत सारी चीजें हैं। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट लो ताकि इस घटना का थोड़ा और अपन आगे से वर्णन करें। इस विदुषाल भंजी का भी जो संस्कृत भाषा में 4 अंकों का नाटक है, इसमें विद्याधर्मल, मृगा कवली और कुमल्यामाला नामक पात्रों का वर्णन, प्रेम कहानी का, पात्रों की प्रेम कहानी का वर्णन किया गया है बड़े ही रोचक तरीके से। ठीक बात है। तो एक बार स्क्रीनशॉट लो ताकि अपन कपूर मंजरी के बारे में कुछ और बातें हैं उनके बारे में लिखते हैं। ये आपकी कपूर मंजरी और विधवा साल भंजी का। अब कपूर मंजरी में 2-4 बातें और हैं, उनको अपन लिखते हैं। फिर उसके बाद में एक महाकाव्य की 2-3 महाकाव्य और हैं, उनके बारे में ज्यादा डिटेल है नहीं, लेकिन वो महाकाव्य हैं, बाकी और सब नाटक थे। ठीक है, क्योंकि इसी कारण तो राजशेखर को संस्कृत का महान कवि और नाटककार बताया गया है, क्योंकि उसने बहुत सारे नाटकों की रचना की है, जिसमें अपन ने पढ़ ली है बाल रामायण, बाल भारत, विधवा साल भंजी का, कर्पूर मंजरी नामक नाटकों की रचना अपन ने पढ़ ली है। ठीक बात है। अब बात करते हैं अपन किसकी? कपूर मंजरी में और कुछ बातें थी। ठीक है, तो क्या थी? इसमें कोल धर्मानुयायी साधुओं के तांत्रिक सिद्धांतों का कपूर मंजरी से और क्या जानकारी मिलती है? इसमें कोल धर्मानुयायी तांत्रिक है ना, उनके सिद्धांतों के बारे में, किनके बारे में? उनके सिद्धांतों के बारे में, थॉट्स के बारे में उनको जानकारी मिलती है। ठीक बात है। और क्या इसमें किसकी बात कर रहा हूं मैं? कर्पूर मंजरी नामक नाटक की। ठीक है, राजशेखर की। तो उसमें और क्या दे रखा है? कोल धर्मानुयायी साधुओं के तांत्रिक सिद्धांतों के बारे में वर्णन मिलता है। इसके अलावा इसमें उस समय प्रचलित भाषाओं का उल्लेख किया गया है। ठीक बात है। ये राजशेखर कहता है, इसी ग्रंथ में राजशेखर कहता है कि जो संस्कृत भाषा है, इस ग्रंथ में राजशेखर
ने संस्कृत भाषा को क्या कहा है, कठोर भाषा कहा है, कठोर भाषा तथा प्राकृत भाषा को कोमल भाषा बताया है। तथा वो ये कहता है कि जो संस्कृत भाषा और जो प्राकृत भाषा है, संस्कृत भाषा तो कैसी भाषा है बेटा, कठोर भाषा है यानी कलिष्ठ भाषा है, प्राकृत भाषा कैसी भाषा है, कोमल भाषा है। और वो इनमें कैसे अंतर करता है, वो ऐसे कहता है कि इनमें वैसा ही अंतर है जैसे पुरुष और स्त्री में है। कैसे, तथा वो बताता है कि इनमें वैसा ही अंतर है जैसे एक स्त्री व पुरुष में है। ठीक है, यानी स्त्री कोमल होती है तो पुरुष क्या होता है, कठोर होता है। स्वभाव में देख लो चाहे किसी में देख लो, ठीक बात है। तो स्त्री कोमल है, उसी प्रकार प्राकृत भाषा भी क्या है, एक कोमल भाषा है। यानी प्राकृत को तो स्त्री का रूप मानता है और संस्कृत को पुरुष का रूप मानता है, यानी संस्कृत कठोर है। और वो कहता है प्राकृत से ही संस्कृत भाषा का जन्म हुआ है। यानी संस्कृत भाषा का जननी किसे माना है, प्राकृत भाषा को माना। वो कहता है कि प्राकृत भाषा किससे जन्म, प्राकृत भाषा से किसका जन्म हुआ है, संस्कृत भाषा का जन्म हुआ है। ये बात कौन कहता है, राजशेखर कहता है। किस पुस्तक में, कपूर मंजरी नामक अपने प्राकृत भाषा के नाटक में। अपन ने पढ़ा था कपूर मंजरी में क्या क्या पढ़ा। ये पहली बात तो प्राकृत भाषा में है, 4 अंकों का नाटक है। ये प्राकृत भाषा में रचित होने के कारण बेटा जी इसको राटक कहा गया है। इसके अलावा इसकी रचना किसके आग्रह पर की थी, तो अपनी पत्नी अवंती सुंदरी के आग्रह पर इस नाटक की रचना की। और इसमें क्या दे रखा है, इसमें राजा चंद्रपाल और विदर्भ देश की राजकुमारी कपूर मंजरी के प्रेम कहानी और उनका विवाह किसके द्वारा, एक प्रसिद्ध सिद्ध योगी भैरवानंद के आशीर्वाद से विवाह संपन्न होने की जानकारी मिलती है। और क्या मिलती है, इसमें कौल धर्मानुयायी साधुओं के तांत्रिक सिद्धांतों का भी वर्णन मिलता है। और उस समय प्रचलित भाषाओं का उल्लेख भी किया गया है। उस समय उस क्षेत्र में जो प्रचलित भाषाएं थी उनका उल्लेख किया गया है। इसके अलावा राजशेखर ने संस्कृत भाषा को कठोर भाषा और प्राकृत भाषा को कोमल भाषा बताते हुए कहता है कि उनमें उतना ही अंतर है जैसे एक स्त्री और पुरुष में है। ठीक बात है। और वो कहता है कि प्राकृत भाषा से ही संस्कृत भाषा का क्या हुआ है, जन्म हुआ है। ये इतनी बातें क्या दे रखी है, कपूर मंजरी में दे रखी है। और सभी इंपॉर्टेंट है बेटा जी, ध्यान रखना। ठीक है, अब अपन बात करेंगे इसके अलावा इसने 2 और ग्रंथ लिखे, जैसे 3 और महाकाव्य लिखे। जैसे एक तो लिखा आपका क्या नाम है, भुवन कोश। एक लिखा इसने क्या नाम है, काव्य मीमांसा। एक लिखा हर विलास। क्या लिखा, ये तीनों महाकाव्य हैं और संस्कृत में लिखे गए। तीनों ही किस भाषा में लिखे गए बेटा जी, संस्कृत में लिखे गए हैं। तीनों ही ग्रंथ किस भाषा में है, संस्कृत में है। ठीक बात है। और काव्य मीमांसा एक 18 अधिकरणों वाला विशाल महाकाव्य है। कितने अधिकरणों वाला, तो ध्यान रखना, आपसे हो सकता है पूछ ले भाई काव्य मीमांसा नामक महाकाव्य कितने अधिकरणों में बटा हुआ है, तो 18 अधिकरणों में बटा हुआ है। ठीक बात है। और ये कौन सी शैली में लिखा गया है, तो ध्यान रखना अलंकरण शैली में। कौन सी शैली में रचा गया है, ये अलंकरण शैली में रचा गया है। ठीक बात है, इतना सा ध्यान रखना। भुवन कोश भी एक महाकाव्य, हर विलास भी एक महाकाव्य। इनके बारे में ज्यादा अपने पास जानकारी नहीं है, लेकिन काव्य मीमांसा क्या है, 18 अधिकरणों का एक विशाल महाकाव्य है। ठीक है, इसके अलावा इसे एक अलंकरण शैली में लिखा गया है। और ये तीनों किस भाषा में लिखे गए, संस्कृत भाषा में। बाकी सब नाटक थे, ये तीनों महाकाव्य हैं।
ठीक बात है। भुवन कोश, काव्य मीमांसा, हर विलास, ठीक है। संस्कृत भाषा में है काव्य मीमांसा एक विशाल महाकाव्य जो अलंकरण शैली में लिखा गया है और ये 18 अधिकरणों में बटा हुआ है। ये सभी रचनाएं क्या थी, आपके प्रसिद्ध संस्कृत के नाटककार और कवि राजशेखर की रचनाएं थी, जो कि महेंद्रपाल प्रथम और उसी के पुत्र महिपाल प्रथम के राज दरबार में राज कवि और राजगुरु के रूप में निवास करता था। अब देखिए राजशेखर के समय मैंने बताया था कि सॉरी महेंद्रपाल प्रथम के समय और महिपाल प्रथम के समय कन्नौज एक शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र बन गया था। कला और साहित्य के क्षेत्र में भारत में कन्नौज उसमें क्या था, सबसे प्रसिद्ध नगर था। मुझे तो BN पाठक का बहुत अच्छा कथन याद आता है। उसने उत्तर भारत के राजनीति इतिहास नामक एक बुक अपने बुक में क्या लिखा है कि महेंद्रपाल प्रथम हिंदू भारत का अंतिम हिंदू सम्राट था। तो ये कोटेशन आप जरूर ध्यान रखनी है। BN पाठक ने अपनी पुस्तक उत्तर भारत के राजनीतिक इतिहास में क्या कहा है कि महेंद्रपाल प्रथम हिंदू भारत का अंतिम हिंदू सम्राट था। इन बातों का आपको ध्यान रखना है। बाकी आपने महेंद्रपाल प्रथम की संपूर्ण जानकारी ले ली थी। अब इसके बाद अपन महेंद्रपाल के कौन से 2 पुत्र हुए, भोज प्रथम और महिपाल प्रथम, उनमें किस प्रकार के गृह युद्ध छिड़ा, फिर पहले भोज प्रथम शासक बनता है, फिर आपका महिपाल प्रथम शासक बनता है, महिपाल प्रथम के दरबार में रहता है आपका राजशेखर कुछ समय के लिए। उन सब चीजों के बारे में अपन अगली क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, खमा गणी।